जैसे किसी डॉक्टर के बारे में सोच के देखिए, मान लीजिए किसी डॉक्टर को रिसर्च करते करते कोई ऐसी चीज हाथ लग जाए और उसको ये लगे कि इससे कुछ कोई गंभीर बीमारी है जिसका समाधान बहुत आसानी से हो जाता है। अभी आप भारत में देखेंगे कि हर 2-4 जिलों में, एक आध जिले के एक आध गांव में एक ऐसा वैद्य रहता है जिस वैद्य के पास कुछ जादुई किस्म की करामात होती है। ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी बहुत सारी, है ना। वो सारी कहानियां गप भी नहीं होती है और हम इस गलत फहमी के शिकार क्यों हो कि दुनिया की सारी बीमारियों को ठीक करेगा ठेका एलोपैथी के पास ही है। एलोपैथी के लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन इतनी लंबी परंपराएं शुद्ध रूप से बेकार की नहीं होती, उसके पीछे बहुत गहरी अनुसंधान प्रवृत्ति होती है। इसलिए आप देखेंगे कि हर चौथे पांचवें जिले में एक ऐसा वैद्य मिलेगा जो किसी मामले में ऐसा यूनिक होगा कि आप दंग रह जाएंगे। अब आप एलोपैथिक तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, आप साइंटिफिकली उसको मतलब एग्जामिन करके कहें कि क्या रिसर्च है, दिखाओ डेटा दिखाओ, वो सब वो नहीं कर पाएगा। और उसके रिजल्ट आमतौर पर ठीक निकल रहे होंगे और वो रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखा रहा है वो। मतलब ऐसे एक दो व्यक्तियों के बारे में मैंने सुना है, एक आपसे तो मिला भी अपने केस में, और मैंने पाया कि सच में उनके पास कोई ऐसी शक्ति हो सकती है। जैसे मैं किसी और का क्यों अपने बताता हूँ कि जब मैं लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो उन दिनों शेड्यूल ऐसा हो गया कि दिन में 8-10 घंटे पढ़ाना और फिर 7-8 घंटे पढ़ना अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट अटेम्प्ट जब दिया उससे 5 साल पहले दृष्टि की स्थापना हो चुकी थी। मतलब मैं 24 की उम्र में दृष्टि की स्थापना हो गई थी, उसके बाद 30 की उम्र में लास्ट अटेम्प्ट दिया था, 5 साल ब्रेक करके। तो शेड्यूल बड़ा मुश्किल हो गया, 8-9 घंटे की क्लास, फिर 7-8 घंटे की पढ़ाई रोज, 3-4 घंटे सोना। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन 5 महीनों में जो मुख्य परीक्षा की है मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। स्पॉन्डिलाइटिस समझते हैं आप लोग, जिसमें गर्दन में, पीठ में दर्द होने लगता है, बैठने में दिक्कत होती है, पढ़ने में। अब मुझे लगा ये क्या झंझट हो गया, मेंस से एकदम पहले मेंस भी देना और रीजनिंग भी। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि इसमें कुछ नहीं करना, कोई दवाई नहीं करनी, आप कोई व्यक्ति से मिलवाते हैं। मुझे बहुत भरोसा होता नहीं, मुझे भगू टाइप तो नहीं मामला, बोल नहीं भगू टाइप कुछ नहीं है, एक्यू प्रेशर जैसा कुछ मामला है। तो मैंने सिर्फ ट्राई कर लेते हैं। मैं भी उसका ना नाम बता रहा हूँ ना पता बता रहा हूँ, ताकि आप ये ना समझे कि मैं उसका मार्केटिंग एम्बेसडर हूँ। तो उस व्यक्ति की शर्त थी कि 3 बार आपको आना पड़ेगा लगातार, 3 दिन लगातार आना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल लगा, मेन से एकदम पहले 3 दिन, और वो भी ऐसी जगह जहां जाने में 2 घंटे लगे, आने में 2 घंटे लगे, वेट करने में 2 घंटे लगे, क्योंकि वहां 200-250 लोग उसके पास रहते थे। लेकिन मैं किसी और का नहीं, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं उसके पास 3 दिन गया और उसने इलाज के नाम पर मुझे तीनों दिन 10 सेकंड दिए, सिर्फ 10 सेकंड। और ये घटना 2003 की है, 2019 चल रहा है, उसके बाद से मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक मामला है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मन में ये बैठ गया कि मेरा इलाज हो गया, इसलिए आप ठीक फील करने लगे। जैसे लास्ट लीफ कहानी में नहीं था कि मन में कुछ बैठ गया, उससे कुछ हो गया। असंभव नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने सच में लंबे समय तक रिसर्च करके कुछ ऐसी चीज खोज ली। वो सिर्फ क्या करता था, कुछ नसों को दबाता था। उसने सच में बहुत प्रयोग करके कुछ ऐसे राज ढूंढ लिए हों कि इन 2-3 नसों को एक खास प्रेशर से, एक खास अनुपात में दबाने से वो प्रभाव पड़ेगा जो पड़ जाना चाहिए। और ऐसे लोग भारत में एक आध तो है नहीं, ऐसे हजारों की संख्या में। अब मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, बहुत सफल हो गया, उसके पास एक खास ज्ञान है। अब अगर वो मर गया और उसने उससे पहले किसी को ज्ञान नहीं सौंपा आगे, तो ये केवल उस व्यक्ति, उसके परिवार का नुकसान है, पूरे सभ्यता का नुकसान है। सभ्यता का नुकसान है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान के लालच में ऐसा न हो जाए कि ज्ञान आगे सौंपने से मना कर दे। इसलिए भारत में एक मिथक गढ़ा गया, एक प्रतीक गढ़ा गया, वो ये है कि जो ब्राह्मण अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को सौंप के नहीं मरेगा, वो मरने के बाद प्रेत योनि में भटकेगा, और प्रेत योनि में जब वो होगा तब उसका नाम होगा ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस का ये मतलब है। अब मुक्तिबोध मार्क्सवादी आदमी है, एक मार्क्सिस्ट आदमी इन प्रतीकों, मिथकों में उलझेगा, ये संभावना आमतौर पर नहीं के बराबर होती है। क्योंकि मार्क्सवादी लोग ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, तो वो जो आत्मा नहीं मानता वो प्रेत क्या मानेगा, और जो प्रेत नहीं मानेगा ब्रह्म राक्षस क्या मानेगा। लेकिन मुक्तिबोध के बारे में ध्यान रखना कि वो शिल्प के स्तर पर प्रयोग करने में बहुत सहज है, और मुक्तिबोध फैंटेसाइज करने के लिए, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करने के लिए ब्रह्म राक्षस को बेस बना रहे हैं।
पर यहाँ ब्रह्म राक्षस का मतलब थोड़ा सा अलग है, वो ब्राह्मण परंपरा वाला नहीं है। यहाँ ब्रह्म राक्षस का मतलब हो गया मार्क्सवाद से जोड़कर, कि जैसे जो ब्राह्मण अपना ज्ञान आगे नहीं सौंपेगा वो ब्रह्म राक्षस बनेगा, ऐसे ही मार्क्सवादी परिभाषा में देखें, जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी निम्न वर्ग के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएगा वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। और ब्रह्म राक्षस बनेगा का मतलब ब्रह्म राक्षस बनेगा नहीं, इसका मतलब वो एक गलत स्थिति में है, उसको उसकी गिल्ट फीलिंग होगी, उसका अपराध बोध होगा, उस अपराध बोध से निकलना बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए।